हेलो फ्रेंड्स, बीबीजी एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें एमपीपीएससी से संबंधित एमपीपीएस से संबंधित कुछ नई चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे आज हम जानने वाले हैं हमारे संविधान संशोधन, है ना, प्रमुख संशोधन है जो महत्वपूर्ण है ना, महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों के बारे में बात करेंगे जो हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सबसे पहले तो हमें जान लेना जरूरी है कि संविधान संशोधन क्या होता है ना। वैसे तो सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि संशोधन ही क्या चीज है। ठीक है, संशोधन मतलब भारत के संविधान में परिवर्तन। भारत के संविधान में परिवर्तन जो हम चेंजेस करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम? संविधान संशोधन। ठीक है, अब संविधान संशोधन ये जो परिवर्तन करते हैं, जो चेंजेस होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कौन कर सकता है? हमारी संसद कर सकती है। केवल केवल संसद द्वारा ही ये संशोधन किए जा सकते हैं, है ना। राज्य का इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, इन्हें संसद के प्रत्येक सदन में पर्याप्त बहुमत के द्वारा अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए और विशिष्ट संशोधनों को राज्यों के द्वारा भी अनुमोदन किया जाना चाहिए। इस प्रकार के विवरण संविधान के लेख 368 में दिए गए हैं। ठीक है, भाग है 20, भाग नंबर 20 और क्या है हमारा 368, 368वें अनुच्छेद के अंतर्गत क्या दिया गया है? हमारे संविधान संशोधन दिए गए। संविधान संशोधन जो होते हैं जनरली सामान्य रूप से हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, तीसरा विशेष बहुमत तो हमारा होगा ही सही, उसके साथ में हमें क्या क्या चाहिए होगा? कम से कम आधे राज्यों की संस्तुति उसके अंतर्गत हमें चाहिए होगी, तब जाके हमारा संविधान संशोधन होगा। ठीक है, कुछ प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं जिनको हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। ठीक है, हमारे संविधान संशोधन होते हैं। देखिए, पहले साधारण बहुमत के बारे में देख ले। साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत मतलब साधारण रूप से करना, मतलब 50%, 50% प्लस वन, है ना। यदि ये बहुमत हमें सदन में मिल जाता है, सदन में मिल जाता है तो क्या हो जाएगा? हमारे साधारण बहुमत से कोई भी संशोधन पास हो जाएगा। जैसे सबसे पहले क्या हो जाएगा? जैसे लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा में 50+1% से ये पास हो गया। ठीक है, तो उसके बाद राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा में भी 50+1% से ये क्या हो जाएगा? यदि पास हो जाता है तो हमारा संविधान संशोधन क्या हो जाएगा? पास माना जाएगा। लेकिन विशेष बहुमत में अलग प्रक्रिया होती है। विशेष बहुमत में हमें क्या चाहिए होता है? 50%, 50% उपस्थित, 50% उपस्थित या प्रेजेंट, प्लस उसके साथ चाहिए होता है सदस्यों का 2/3 सदस्यों का बहुमत, है ना। 2/3 सदस्यों का बहुमत जब हमको प्राप्त होगा, दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है कि 2/3 सदस्यों, 50% सदस्यों का अनुमोदन भी होना चाहिए और हमें क्या चाहिए? 50% भी उसकी संख्या चाहिए होती। जैसे हम सपोज लोकसभा की बात करें, लोकसभा में हमको जैसे 545 सदस्य है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं इसका 50% की, है ना, यदि 50% की बात करते तो लगभग कितना होगा? 250 से 275, है ना। लगभग सदस्य कितने होंगे? 50% सदस्य होंगे, तो हमको 275 तो चाहिए ही सही, है ना। 275 सदस्य तो हमको चाहिए ही सही। लेकिन यदि हम इसका 2/3 की बात करें, लोकसभा के 2/3 की बात करें, तो लगभग 333 के आसपास होगा, है ना। लगभग 333 सदस्यों का भी अनुमोदन हमको इसके अंतर्गत चाहिए। लगभग प्रेजेंट होने वाले इतने, और ये शर्त भी पूरी होनी चाहिए क्योंकि 275 लोग भी हो और ये वोट भी करे, है ना। फिर 333 लोग भी हो, ये भी वोट करे। ठीक है, मतलब टोटल ओवरऑल यदि हम बात करें तो 333 सदस्य से कम नहीं होने चाहिए। 333 सदस्यों से कम नहीं होने चाहिए क्योंकि इसमें दोनों शर्त कंप्लीट हो गई। ठीक है, दोनों शर्त क्या हो रही है 333 तक, कि इसमें 2/3 सदस्य भी आ रहे हैं और 275 भी आ रहे हैं। जैसे लोकसभा में एक हमारा क्या आया? बिल आया, संविधान संशोधन विधेयक आया। यदि संविधान संशोधन विधेयक आ गया हमारा लोकसभा में, यदि उस विधेयक को 300 वोट भी पड़ते हैं, ठीक है, 300 वोट भी पड़ते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? पास नहीं होगा, क्योंकि हमें पहली कंडीशन 100% वाली तो पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन जो 333 से ज्यादा की है वो पूरी नहीं हो रही है। तो इसलिए हमको क्या चाहिए? 333 वोट तो
चाहिए ही सही, तब जाके क्या हो जाएगा, हमारा संशोधन पास होगा। ठीक है, ये वाली तो बात हो गई विशेष बहुमत की। देखो विशेष बहुमत में जो प्रक्रिया को हमने यूज करा, जिस विशेष बहुमत में जिस प्रक्रिया को हमने उपयोग करा है, ठीक है, विशेष बहुमत में हमने इस प्रक्रिया का उपयोग करा। अब यहाँ पर क्या चाहिए होता है, यहाँ पर चाहिए होता है विशेष बहुमत। ठीक है, विशेष बहुमत की तो आवश्यकता ही है हमको, प्लस उसके साथ में हमको राज्यों की संस्तुति की भी आवश्यकता होती है कि राज्य कहेंगे, राज्य कितने होंगे, 50%, 50% राज्यों की भी संस्तुति यहाँ पर आवश्यक होगी। यदि कोई सा संशोधन है, जैसे राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति के चुनाव में परिवर्तन करना है, यदि राष्ट्रपति के चुनाव में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले लोकसभा इसको कैसे कंप्लीट करेगी, विशेष बहुमत से। वैसे ही राज्यसभा भी क्या करेगी, विशेष बहुमत से इसको पास करेगी। ठीक है, फिर ये दोनों से पास होने के बाद किसके पास जाएगा, राज्यों के पास जाएगा। ठीक है, राज्य इसको कैसे पास करेंगे, 50% अपने साधारण बहुमत से। कौन से बहुमत से, साधारण बहुमत से। कौन पास करेंगे, राज्य। राज्यों द्वारा साधारण बहुमत से पास कर दिए जाने के बाद, यदि हमारे पास 28 राज्य है, वर्तमान की बात करें 28 राज्य है, तो लगभग 15 राज्यों की संस्तुति यहाँ पर आवश्यक होगी। यदि 15 राज्य इसमें हाँ भर देते तो क्या हो जाएगा, हमारा संविधान संशोधन पूर्ण हो जाएगा। जैसे हम दूसरी बात करें, जीएसटी, जीएसटी बिल वर्तमान में आया था, तो इसको लोकसभा ने पास करा, फिर उसके बाद राज्यसभा ने पास करा, फिर उसके बाद किसमें, स्टेट्स है ना, राज्यों ने भी इसको पास करा, तब जाके, क्योंकि ये संपूर्ण रूप से परिवर्तन लेकर आ, इसीलिए इनको हमें ध्यान रखना होगा। संपूर्ण रूप से परिवर्तन लाने वाले अनुच्छेदों को हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे संशोधन जो संपूर्ण रूप से परिवर्तन करते हैं वो हमारे संविधान संशोधन में आएंगे, जिसमें हमें इन दोनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 368 में क्या दी हुई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। लेकिन एक बात और बहुत अच्छे से ध्यान रखें, है ना, यहाँ पर जो 368 है, 368 के अंतर्गत क्या क्या दिया हुआ है। 368 के अंतर्गत दो संशोधन दिए हुए हैं। सबसे पहले है विशेष बहुमत। ठीक है, विशेष बहुमत दिया हुआ है। ठीक है, प्लस इसके साथ दिया हुआ है विशेष बहुमत प्लस 50% राज्यों की संस्तुति। ठीक है, 50% राज्यों की संस्तुति। ये दो प्रकार के संशोधन इसमें दिए हुए हैं। साधारण बहुमत से संशोधन जो किया जा सकता है वो इसमें नहीं दिया हुआ है। साधारण संशोधन 368 से बाहर है, 368 से ये संशोधन क्या होता है, ये बाहर होता है, संशोधन नहीं किया जाएगा। किसके अनुसार, 368 के अनुसार। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। ये संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी सदन, मतलब क्या हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा, कोई भी इसको शुरू कर सकता है, या तो लोकसभा से शुरू करके राज्य में भेज दो, राज्य से शुरू कर करके लोकसभा से शुरू करके राज्यसभा में भेज दो। ठीक है, राज्य विधेयिका में पेश नहीं किया जा सकता, मतलब स्टेट्स हमने पहले ही बात कर ली। राज्य जो है इसको प्रस्तुत नहीं कर सकते, राज्य से प्रस्तुत नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में परिवर्तन हो, तो कोई भी राज्य ऐसा परिवर्तन लाने के लिए बाध्य नहीं है, ना तो वो ला सकता है। ठीक है, सिर्फ इसको लोकसभा ही कर सकता है, लोकसभा राज्यसभा, ये मतलब संसद हमारी कर सकती है। बिल किसी मंत्री या फिर निजी सदस्य द्वारा ही लाया सकता है। मंत्री, अब यहाँ पे मंत्री की बात करें तो मंत्री कौन हो जाते हैं, मंत्री जो कैबिनेट मंत्री होते है ना, कैबिनेट में मंत्री, या फिर जिन्हें मंत्री का दर्जा दिया हुआ होता है, मंत्री का दर्जा जिन्हें प्राप्त होता है वही हमारे क्या कहलाएंगे, हमारे मंत्री कहलाएंगे। निजी सदस्य जो होते, जो लोकसभा में अन्य सदस्य होते, लोकसभा में चुनित तो है ना, चुने गए, चुने गए सदस्य तो है लोकसभा में, लेकिन क्या है, मंत्री नहीं है। ये क्या है, मंत्री नहीं है। जैसे हम राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा में सभी लोग मंत्री नहीं होते। ठीक है, कुछ लोगों को राज्यसभा से चुनकर मंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें वो भी, क्योंकि राज्यसभा में भी शुरू किया जा सकता है, तो राज्यसभा में भी हमारे संशोधन यहाँ से आ सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और यहाँ पर एक जान लेने लायक है कि यहाँ पर राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। राष्ट्रपति से आपको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है कि हम संविधान संशोधन ला रहे हैं, क्योंकि अंतिम रूप से राष्ट्रपति के पास ही जाने वाला है।
ठीक है, आगे चलते हैं। बिल को क्या करेंगे, पहले लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग रूप से क्या हो जाएगा, पारित होना चाहिए। ये दोनों भी, यदि विशेष बहुमत वाला तो विशेष बहुमत से, यदि साधारण बहुमत वाला है तो साधारण बहुमत से पास किया जाना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। उसके बाद यदि विशेष बहुमत की बात करें, हम इसके पहले देख चुके हैं कि 2/3 सदस्यों के द्वारा पास होना चाहिए, या फिर कम से कम 50%, 50% लोगों द्वारा या फिर संसद सदस्यों द्वारा पास ही होना चाहिए। ठीक है, राज्य में कम से कम आधे, यदि हम तीसरे संशोधन की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन मिलना चाहिए, तब जाके क्या हो जाएगा, हमारा संशोधन पास होगा। यहां से पास होने के बाद पहली पहली प्रक्रिया, दूसरी प्रक्रिया, और सबसे अंतिम रूप से किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है ना, के प्रस्तुत समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अब वो हस्ताक्षर करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है, हस्ताक्षर करने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है, वो हस्ताक्षर कर देगा। और जो भी बिल सामने आएगा, जो भी विधेयक सामने आएगा, संशोधन विधेयक, ठीक है, वो पास माना जाएगा। एक बार राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो बिल अधिनियम बन जाता है। ठीक है, अधिनियम हमारा बन जाएगा। जैसे हम कुछ संशोधनों की बात कर लेते, कुछ चीजों की बात कर लेते हैं यहाँ पर, नॉर्मली जनरली हम देख लेते हैं। जैसे साधारण, यदि हम बोलते हैं साधारण बहुमत से पास होने वाले, साधारण बहुमत से पास होने वाले कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे नागरिकता, है ना, नागरिकता को कर लो। दूसरा हमारा जैसे राज्य, राज्यों के नाम परिवर्तन, है ना, नए राज्य, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, जैसे फिर विशेष बहुमत की बात करें, विशेष बहुमत जो हमारा दूसरा है भाग है संशोधन करने का, विशेष बहुमत की बात करें तो विशेष बहुमत में कुछ विशेष चीजें आ जाएगी। जैसे हमारा संविधान का मूल ढांचा, किसमें, मूल ढांचे में यदि परिवर्तन करना चाहते हैं, मूल ढांचे में यदि परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमको कौन सा बहुमत की आवश्यकता होगी, विशेष बहुमत। वैसे ही, है ना, और भी मूल ढांचे में हमारा सब कुछ आ गया। ठीक है, मूल ढांचे में हमने बात कर ली। मूल ढांचे के अलावा क्या हो जाएगा, विशेष बहुमत तो है ही सही, प्लस साथ में राज्य भी शामिल है। राज्यों का कितना शामिल है, 50%। ऐसे जो संशोधन होते हैं, जैसे राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया, है ना, राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, अन्य अन्य कुछ प्रावधान होते हैं जिसमें हमें क्या चाहिए होता है, राज्यों की संस्तुति भी चाहिए होती है। जैसे हमने जीएसटी की बात करी तो हमारी ये कर प्रणाली थी, ये क्या थी, हमारी कर प्रणाली में संशोधन था, और ये सभी राज्यों के ऊपर प्रभावी होगी। इसीलिए हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ से समर्थन चाहिए होगा 50% राज्यों का। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। देखिए, अब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन शुरू करते हैं यहाँ से, है ना, हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन किए गए। ठीक है, सबसे पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। इसमें संपत्ति अधिग्रहण की व्यवस्था की गई। शुरुआत में ये हुआ था कि आर्टिकल 19 में क्या हुआ था, आर्टिकल 19 में हमारा संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार कौन सा था, मौलिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन क्या हुआ, संपत्ति के मौलिक अधिकार के कारण, क्योंकि संपत्ति का संकेंद्रण था, संपत्ति एक ही किसी जागीरदार के पास, जमींदार के पास ही संपत्ति थी, है ना, किसानों के पास उतनी संपत्ति नहीं थी। इसलिए इनका बंटवारा करने के लिए क्या किया गया, कि इनका बंटवारा किया जाए। उस आधार पर क्या किया गया, ये लाए गए, है ना, संपत्ति को लोगों से लिया जाने लगा सरकार द्वारा। तो ये बहस उठी कि आर्टिकल 19 में हमारा जो संपत्ति का अधिकार दिया हुआ, तो वो तो हमारा मौलिक अधिकार है, उसको सरकार छीन नहीं सकती। इसलिए ये व्यवस्था की गई। ठीक है, तो यहाँ पे भूमि अधिग्रहण के लिए लेकर आया गया। ठीक है, भूमि सुधार, न्यायिक समीक्षा से जुड़े हुए अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची बनाकर उसके अंदर रख दिया गया। भूमि सुधार के जितने भी प्रावधान थे उसको क्या कर दिया गया, किस में लाकर रख दिया गया, 9वीं अनुसूची में रख दिया गया। 9वीं अनुसूची क्या थी, पहले एक लॉकर थी, है ना, लॉकर के रूप में थी, मतलब यदि उसके अंदर कुछ डाल दिया गया, है ना, तो उसके ऊपर क्या करते, जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, है ना, न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता था, ऐसा था। लेकिन इसे आगे जाकर न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनरावलोकन जो है, उसको किस में शामिल कर दिया गया, हमारे मूलभूत ढांचे में शामिल कर दिया गया। और अब क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू
ले सकते हैं। ये क्या आपने जो प्रावधान दिए हैं वो सही है या गलत है, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। ठीक है, शुरुआत में ये भी हो गया था। देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी आपको दी गई थी, लेकिन क्या हुआ कि आगे जाकर लोक आदेश, है ना, अपराध करने के लिए उकसाना, ये ज्यादातर चीजें होने लगी, है ना, अपराधों के लिए उकसाना। ठीक है, विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंध, मतलब अवाक की स्वतंत्रता को आपने बहुत नेगेटिवली लिया और उसके द्वारा आप विदेशों से संबंध बनाने लगे, है ना, वाक करने लगे और अपने वक्तव्य देने लगे भारत के खिलाफ। तो इस आधार पर भी भारत की एकता अखंडता को प्रभावित कर रहे थे, तो इस संशोधन में लाकर उनको भी सही किया गया, है ना, उन सभी चीजों को तर्क संगत, न्यायोज्य बनाया गया कि उनके ऊपर न्याय किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आता है 7वां संविधान संशोधन 1956 में आया था। ठीक है, अब 1956 में किसके लिए आया था? राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार क्या किया गया 1956 में, क्या कर दिया गया था? संशोधन करके राज्यों का पुनर्गठन किया गया, राज्यों के पुनर्गठन के लिए किया गया था। ठीक है, द्वितीय अनुसूची की बात करें और 7वीं अनुसूची की बात करें, यहाँ पर हमारी द्वितीय अनुसूची में क्या है, सभी जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर है, जैसे राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति, है ना, पीएम है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो जितने भी लोग आते हैं, उपराष्ट्रपति, इन सब के वेतन भत्ते किसमें शामिल है? इसी में। ठीक है, किस कौन सी? हमारी द्वितीय अनुसूची में शामिल है। दूसरी 7वीं अनुसूची बोलते हैं, 7वीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय है। संघ सूची पे केवल केंद्र सरकार को हक है जो क्या बनाए, इसके ऊपर कानून बनाए। फिर राज्य सूची में राज्यों को अधिकार है कि इसके ऊपर क्या बनाए, इसके ऊपर नियम कानून बनाए। और संवर्ती सूची, उसके ऊपर स्टेट भी बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों बना सकती है, लेकिन यदि दोनों में टकराव होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही सबसे ऊपर मान्य होंगे। ठीक है, इन अनुसूचियों में संशोधन कर दिया गया है। 7वीं अनुसूची हो गई हमारी, है ना। और दूसरी अनुसूची में संविधान संशोधन 7 में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था, है ना। तो उच्च न्यायालय के न्याय क्षेत्र में विस्तार और संघीय क्षेत्रों तक किया गया, मतलब संघीय क्षेत्रों तक भी क्या कर दिया गया? उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया। ठीक है, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन, मतलब दो राज्यों के लिए एक क्या हो सकता है? उच्च न्यायालय हो सकता है, की स्थापना की गई, का प्रावधान किया गया। ठीक है, यदि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए क्या हो? उच्च न्यायालय हो। कौन सा अनुच्छेद में शामिल है हमारा? 214 में, है ना, 214 में शामिल है हमारा कि दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय शामिल है ना। जो आंध्र प्रदेश का नया बना है अभी, है ना, इसको बनाया गया अमरावती में। अमरावती में एक नया उच्च न्यायालय बनाया गया है जो कि हमारा क्या है? 25वां है ना, 25वां हमारा क्या है? उच्च न्यायालय है। तो पहले संख्या थी 24 और अमरावती में आंध्र प्रदेश के लिए एक और बनाया गया 25वां उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय में अतिरिक्त एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। अतिरिक्त एवं क्या कार्यकारी न्यायाधीश क्या होते हैं? यदि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही है, यदि बेंच पर ये न्यायाधीश है, लेकिन क्या हुआ, केसेस ज्यादा है, या फिर इनमें से कुछ क्या हो चुके, रिटायर हो चुके हैं, या फिर न्यायाधीशों की संख्या कम पड़ रही है, तो अलग से कुछ न्यायाधीशों को जो रिटायर हो चुके हैं उनको नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, उन्हें नियुक्त किया जा सकता है। कौन सा आर्टिकल? 224 ए, 224 ए में ये प्रावधान हमारे शामिल। नेक्स्ट चलते हैं नवा संविधान संशोधन। कुछ संविधान संशोधन हमारे बहुत ही कम काम के। ठीक है, तो नवा संविधान संशोधन, है ना, किसी भारतीय भूभाग को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके किसी विदेशी राज्य को सौंपा जा सकता है। यदि हम बात करते हैं हमारी एकता की बात करते हैं, अखंडता, है ना, एकता और अखंडता की बात करते हैं, तो ये क्या है? स्थायी नहीं है। जैसे हम क्या हो सकते हैं, जैसे हमने सियाचीन वाला इलाका, हम क्या चीन से हार गए, है ना, तो ये किसके पास चले गया? चीन के पास चले गया, था भारत का हिस्सा। ठीक है, पीओके की बात करें, ठीक है, ऐसा हिस्सा जो हम युद्ध में हार गए, तो ये भी हिस्सा, ये वाला हिस्सा हम युद्ध में हार गए थे और इस पर कब्जा कर लिया गया था। आज भी हम पीओके हमारा ही हिस्सा मानते हैं, है ना, पीओके किसका हिस्सा है? हमारा ही हिस्सा है। ठीक है, और जैसे अभी हाल ही में संविधान संशोधन हुआ, कौन सा? 100वां संविधान संशोधन, हम इसको आगे पढ़ेंगे, 2015 में हुआ। ये क्या हुआ? बांग्लादेश से हमने क्या करा?
कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दे दिया, कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दे दिया और कुछ हिस्सा भारत ने यहाँ पे ले लिया। हमारी सीमाओं में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया। तो यहाँ पर क्या करा हमने, संविधान संशोधन करके हम किसी देश को दे सकते हैं। हाँ, 9वें संविधान संशोधन के अंदर प्रावधान किया गया है कि हाँ, संविधान संशोधन द्वारा हम कोई सा हिस्सा ले सकते हैं या दे सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं 10वें संविधान संशोधन की तरफ। ठीक है, तो दादर नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। इसी समय दादर नागर हवेली को क्या कराया गया था, आजाद करवाया गया था। और ये सब 3 दिसंबर 2019 को दादर एवं नागर हवेली और दमन और दीव का विलय करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जैसे पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, है ना, हमारे केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 7। फिर उसके बाद किसको बनाया, जम्मू कश्मीर को बनाया और लद्दाख जुड़ गए। तो ये टोटल हो गए थे हमारे कितने, 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। लेकिन आगे जाकर कितनी तारीख को, 3 दिसंबर 2019 को दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली, ठीक है, प्लस दमन दीव को, दमन प्लस दीव को ये क्या कर दिए, एक साथ मिला दिया गया। और क्या हो गए हमारे वापस से, यदि हमारे किसकी बात करें, संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें, तो वो वापस कितने हो गए, 8 हो गए। 8 हमारे संघ राज्य क्षेत्र है। वर्तमान में 8 संघ राज्य क्षेत्र है। ठीक है, तो नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ लिया गया था इसी समय में। ऐसे अलग और भी प्रावधान है, और भी राज्यों को हमारे इसमें जोड़ा गया था। हम उसको भी देखेंगे आगे संशोधनों के माध्यम से, कब कौन सा राज्य को शामिल किया गया भारतीय क्षेत्र में। आगे चलते हैं, 11वां संविधान संशोधन। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में बदलाव किया गया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बजाय निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है, ये नॉर्मल ही था। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उपयुक्त निर्वाचन मंडल में रिक्तता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करें, है ना, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात करें तो उसमें होता है लोकसभा, है ना। इसमें कौन से सदस्य होते हैं, चुने गए सदस्य, चुने गए सदस्य होते हैं। इसमें 2 एंग्लो इंडियन जो है वो शामिल नहीं होते। ठीक है, राज्यसभा की बात करें, ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, चुने हुए सदस्य होते हैं। इसके अंदर जो सदस्यों को नामित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, वो शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सुनो शामिल होता है इसमें, दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। कौन से, चुने गए सदस्य। इसमें भी एंग्लो इंडियन जो है एक एक वो शामिल नहीं होते। फिर उसके बाद क्या आते हैं, राज्य शामिल होते हैं। और राज्यों को भी इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें भी विधान परिषदों को शामिल नहीं किया जा सकता है। इसमें विधानसभा, है ना, विधानसभा के सदस्य इसके अंतर्गत भाग लेते हैं, है ना, विधानसभा के सदस्य इसके अंतर्गत भाग लेंगे और क्या करेंगे, वोट करेंगे, है ना। इसके अंतर्गत भी जो एक एंग्लो इंडियन को रखा जाता है, उस व्यक्ति को शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये है। तो उसमें क्या करा कि यदि यहाँ पर राज्यों में जैसे 10 सपोज हमारे कितने राज्य है अभी, 28 28 राज्य। यदि 28 राज्यों में यहाँ पर कोई सी विधानसभा में कुछ सदस्यों की कमी है, लोकसभा में क्या होगा, कुछ सीटों पर कुछ सीटें खाली है, जैसे 545 सीट है, 545 में से 540 सीट ही अभी भरी हुई है। ठीक है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसके किसके ऊपर, राष्ट्रपति के चुनाव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस आधार पर क्या नहीं किया जा सकता है, चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या हम चुनौती देते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए कि हमारा चुनाव अमान्य नहीं घोषित किया जाएगा। 12वां संविधान संशोधन। ठीक है, गोवा जो पुर्तगाल के अंतर्गत था, है ना, और दमन दीव ये भी पुर्तगाल के अंतर्गत शामिल था। 1961 में क्या कर दिया गया, भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। 1961 में भारतीय संघ में शामिल किया गया, उसके लिए संशोधन किया गया था 1962। 12वां संविधान संशोधन 1962 1962 में, और गोवा और दमन दीव को इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, पहली अनुसूची में संशोधन होता ही क्योंकि उसमें राज्यों से संबंधित प्रावधान है, तो पहली अनुसूची में संशोधन हो गई हो। नेक्स्ट चलते हैं 13वां संविधान संशोधन। यहाँ पर बात की जा रही नागालैंड की, है ना। नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया है 1961 में। ठीक है, एक विशेष उपबंध किया गया था, उसके आधार पर इसको दर्जा दिया गया। उसके बाद 14वां संविधान संशोधन 1962। हमारे लिए महत्वपूर्ण ईयर ये है, ये ईयर महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहले सीधे संबंधित है किससे, नागालैंड से। 1962 ये किससे संबंधित हो रहा है, सीधे सीधे पुदुचेरी से। पुदुचेरी पे अधिकार था किसका, फ्रांस का। भारतीय संघ में शामिल किया गया। ठीक है, फ्रांस को, क्या फ्रांस को नहीं, पुदुचेरी को, सॉरी,
भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया और संविधान संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। किसको? संघ शासित प्रदेश जैसे थे हमारे हिमाचल प्रदेश भी उस समय संघ शासित प्रदेश था। ठीक है। इसको 18वां राज्य बना दिया गया। कब? 18वां राज्य बना दिया गया 1971 1971 में। पहले हिमाचल प्रदेश 1956 में क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1971 में 18वें राज्य के रूप में उभर कर सामने आया हमारे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मणिपुर के लिए। मणिपुर जो था, मणिपुर भी हम यहाँ पर शामिल है। 1972 में क्या बना दिया गया? राज्य बना दिया गया। त्रिपुरा 1972 में राज्य बना दिया गया। गोवा गोवा और दमन दीव, है ना, और पुदुचेरी के लिए विधान परिषद की स्थापना की गई। तो 41वां संविधान 14वां संविधान संशोधन 1962 में किया गया, है ना। उसमें इन राज्यों के लिए प्रावधान किए गए थे, मुख्य रूप से पुदुचेरी, है ना, शामिल कर लिया था। भारतीय संघ में शामिल करना मतलब या तो केंद्र शासित प्रदेश बनाना, ठीक है, या तो राज्य बनाना, है ना। सबसे पहले केंद्र शासित प्रदेश ही बनाया जाता है, फिर उसके बाद राज्य का दर्जा इसमें दे दिया जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश है, फिर उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया, फिर उसके बाद उसको क्या कर दिया? राज्य का दर्जा दे दिया। वैसे ही मणिपुर भी केंद्र शासित प्रदेश था 1956 के आधार पर, फिर उसको राज्य का दर्जा। त्रिपुरा भी वैसे ही था, ठीक है। गोवा और इनको आगे जाकर शामिल किया गया। नेक्स्ट आते हैं 18वां संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें स्पष्ट किया गया कि संसद के नए राज्य के निर्माण की शक्ति का अर्थ यह भी है, इसमें निहित है कि संसद किसी दूसरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या किसी भाग को दूसरे संघ राज्य क्षेत्र प्रदेश से जोड़कर नया राज्य बना सकती है। जैसे हम बात करें किसकी? मध्य प्रदेश की। हम बात कर लेते हैं किसकी? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश पहले ऐसा था, मध्य प्रदेश पहले अच्छा खासा बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा राज्य था पहले। ठीक है, 2000 के पहले, सन 2000 की बात करें तो उसके पहले क्या था? अच्छा बड़ा राज्य था। इसके बाद क्या कर दिया गया? इसके दो हिस्से कर दिए गए। तो ये एमपी अलग हो गया और नया राज्य जो क्षेत्र था उसको क्या नाम दिया गया? छत्तीसगढ़। ठीक है, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों अलग हो गए। उसके बाद यदि हम बात करें किसकी, इधर की तरफ था उत्तराखंड और इसी से लगा हुआ था ये हमारा उत्तर प्रदेश, है ना। इधर से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, है ना, और ये यूपी अलग हो गया। वैसे ही हमारा यहाँ पर था, इस तरफ था बिहार, है ना, और नीचे की तरफ था हमारा झारखंड। तो झारखंड वाले हिस्से को अलग कर दिया गया। ये क्या बन गया? बिहार बन गया और ये झारखंड बन गया। ऐसे ही ये प्रावधान किया गया था 18वें संविधान संशोधन में कि क्या कर सकते हैं कि राज्यों को क्या कर सकते हैं? अलग किया जा सकता है। ये तीनों जिनकी मैंने बात करी ये सन 2000 के ही बने हुए, सभी को क्या करा गया था? 2000 में अलग किया गया था। उसका 21वां संविधान संशोधन की बात करते हैं, है ना। तो सिंधी भाषा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सिंधी भाषा को क्या किया गया था? 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था हमारे संविधान संशोधन के द्वारा। 21वां संविधान संशोधन इसी से संबंधित है 1967 में। 24वां संविधान संशोधन की बात करते तो संसद को ये शक्ति दी गई कि अनुच्छेद 13 368 में संविधान का मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है ना, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है ना। एक और चीज देखते हैं आगे, संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति को मंजूरी अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य कर दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहले ये था कि संविधान संशोधन पर क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का उपयोग कर सकता है, लेकिन इसके 24वें संविधान संशोधन के बाद उसे बाध्य कर दिया गया। और वो वैसे तो कोई लिमिट नहीं दी गई थी शुरुआत में, है ना, शुरुआत में कोई लिमिट निर्धारित नहीं थी कि राष्ट्रपति उसको कितने समय के लिए रोकेगा और बाकी सब चीजें। लेकिन वर्तमान में स्थिति को क्या कर दिया गया कि अब बाध्य ही बना दिया गया राष्ट्रपति को कि मंजूरी देने के लिए बाध्य ही होगा। राष्ट्रपति क्या होगा? मंजूरी देने के लिए बाध्य होगा। किसके? अनुच्छेद 13 और 368 के अनुसार। अनुच्छेद 13 में है जो विधियां क्या करती है? भारतीय संविधान को प्रभावित करती है, उसको क्या कर देंगे? शून्य माना जाएगा उसके अनुसार। और 368 दोनों के अनुसार क्या कर दिया गया है? मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भाग में यदि संशोधन करती है तो उस पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देगा ही सही। और संविधान में एकदम प्रभावित रूप से नहीं किया जाता है संशोधन, ये पूरी तरीके से मान्य होता है क्योंकि यहाँ पर राज्यों की भी संस्तुति है। ठीक है, राज्यसभा है, यदि राज्यसभा इसको पास नहीं करती, जैसे लोकसभा है, लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में ही जाएगा।
राज्यसभा में यदि पास नहीं होता है तो संविधान संशोधन विधेयक खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संयुक्त बैठक संविधान संशोधन विधेयक पर नहीं होती है, अन्य संशोधन पर हो सकती है। ठीक है, वैसे भी धन विधेयक पर भी नहीं होती है। ठीक है, साधारण विधेयक पर ही हमारी क्या होती है, संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति को यहाँ पर बाध्य बना दिया गया। 24वां संविधान संशोधन बहुत बहुत याद रखिए। 31वां संविधान संशोधन 1972 में किया गया, वर्ष 1971 में। ठीक है, जनगणना के तहत भारत की जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। भारत की जनसंख्या में वृद्धि कौन से ईयर में, 1971 में बहुत ज्यादा तीव्र वृद्धि देखी गई। ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या 525 थी, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 545 कर दिया गया, जो वर्तमान की स्थिति है ना थी 525 से 545 की स्थिति तक हमारे सीटें कर दी गई। अभी भी 500 शायद से 5 कितने 542 के अराउंड ही हमारे क्या हो पाते हैं, सॉरी 542 ही हमारे, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज सीटें क्या होती जनरली खाली होती है ना। 542 कहीं पर कुछ किसी की मृत्यु हो जाती है, तो ये सीटें कुछ कुछ रूप से खाली होती है। ठीक है, अब यदि हम बताएं कि यदि इन सीटों का आवंटन करना है लोकसभा सीटों का, तो कौन होता है, उसके लिए परिसीमन आयोग होता है। परिसीमन आयोग, पहला परिसीमन आयोग बनाया गया 1952 में। 1952 में पहला परिसीमन आयोग बनाया गया था, क्योंकि यहीं पर इसी समय हमारे चुनाव भी हुए थे, लोकसभा चुनाव पहले। ठीक है, दूसरा दूसरा 1963 63 में दूसरा परिसीमन किया गया। फिर तीसरा परिसीमन किया गया 1973, किस आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर 1972 में प्रावधान निकाले गए और 73 में परिसीमन आयोग निकाला गया। तो तीसरे परिसीमन आयोग की स्थापना करके परिसीमन किया गया। मतलब क्या हुआ कि कितने लोगों पर एक लोकसभा सीट जाएगी, कितने लोगों पर एक लोकसभा सीट जाएगी। जैसे लोकसभा सीट एक यहाँ पर है, यहाँ पर दूसरी है और यहाँ पर तीसरी है। तो यदि लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो इन सीटों को क्या कर दिया जाएगा, इस आधार पर। यदि अब ये क्या हो गया, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 1 बन गया। ठीक है, इसमें भी ये क्षेत्र क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो ये परिसीमन होता है कि वापिस से सीमा निर्धारित कर देना कि कहाँ पर कितने आधार पर हमारा क्या होगा, एक लोकसभा सीट का विभाजन होगा। तो चौथे की बात करें, चौथा परिसीमन आयोग कब गठित किया गया, 2001 की जनगणना के अनुसार हमने क्या करा, 2002 में एक और परिसीमन आयोग लेकर आए। लेकिन इस परिसीमन आयोग ने भी क्या बोल दिया कि लोकसभा का जो अगला परिसीमन होगा, है ना, यहाँ से बोला गया है लोकसभा का जो अगला परिसीमन होगा वो कब होगा, 2026 में, 2026 तक किया जाएगा। ठीक है, 2026 तक किया जाएगा। कौन सी जनगणना के आधार पर, 1971 की जनगणना के आधार पर रहेगा। कब तक, 2026 तक कब तक रहेगा, 1971 की जनगणना के आधार पर 2026 तक रहेगा। और 2026 के बाद परिसीमन वापस किया जाएगा, परिसीमन आयोग बनाया जाएगा। परिसीमन आयोग वापस से सीमाओं का निर्धारण करेगा, लोकसभा की सीटों का निर्धारण करेगा, कहां पर कितनी सीटें होगी। ठीक है, राज्यों का परिसीमन 2026 तक 2001 के आधार पर किया गया है। यदि राज्यों की सीटों के बारे में बात करें, जैसे विधानसभा चुनाव होते, विधानसभा के चुनाव में यदि राज्यों की सीटों का आवंटन की बात करें तो वो कौन से आयोग के आधार पर है, 2001 में जो आयोग बना था परिसीमन आयोग, उस आधार पर। इसलिए हमको 73 के बाद क्या करना पड़ा, एक नया आयोग बनाना पड़ा, चौथा, जिसने घोषणा करी कि हमारे राज्यों का जो परिसीमन होगा वो किसके आधार पर होगा, 2001 के आधार पर होगा। ठीक है, तो ये परिसीमन आयोग से संबंधित था। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन 35वां संविधान संशोधन 1975 में। सिक्किम में जनमत संग्रह, है ना, सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया गया और चोग्याल शासन को वहां पर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और उसको संरक्षित दर्जे को समाप्त कर दिया गया। संरक्षित दर्जा क्या होता है, जैसे भारत के संरक्षण में भारत, है ना, भारत किसी एक छोटे राज्य को संरक्षण देता है, जैसे सिक्किम है तो संरक्षण दे के रखा हुआ है ना। अब इस संरक्षण को क्या कर दिया गया कि ये यदि राज्य चाहता है वहां पर जनमत संग्रह करवा दिया, मतलब वोटिंग करवा दी, तो वो क्या हो सकता है, भारत में आकर सीधे सीधे शामिल हो सकता है। ये भारत में शामिल हो जाएगा और हम उसे हमारा राज्य बना लेंगे। उसी आधार पर जनमत संग्रह कराया गया। ठीक है, और उस आधार पर इसको भारत में शामिल कर लिया गया, एक सह राज्य का दर्जा दे दिया गया, है ना। उसके लिए क्या करा गया था, हमने 10वीं अनुसूची को जोड़ा था।
10वीं अनुसूची को हमने जोड़ा था, उस समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक और 10वीं अनुसूची हमने जोड़ दी। ठीक है, हमारी अनुसूचियां हैं, हमारी कितनी थी, 8। 8 अनुसूची थी उस समय जब संविधान लागू हुआ था। उसके बाद 9वीं अनुसूची हमने एक और जोड़ी। ठीक है ना, 9वीं अनुसूची जोड़ी, उसके बाद एक और 10वीं अनुसूची हमने जोड़ दी। लेकिन ये वो वाली नहीं है, दल बदल वाली अनुसूची नहीं है। इसमें हमने अनुसूची को जोड़ा किसके आधार, किसके लिए, इसमें हमने एक अनुसूची जोड़ दी किसको शामिल करने के लिए, सिर्फ सिक्किम को शामिल करने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ दी। लेकिन वहीं पर 36वां संविधान संशोधन हमने करा और सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दे दिया गया। याद रखिएगा, 1975, 1975 सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया, क्योंकि हमने एक विशेष राज्य के रूप में किसको रखा था, किसको, सिक्किम को 10वीं अनुसूची में, है ना। 10वीं अनुसूची में हमने क्या करा, ये 10वीं अनुसूची है, इसमें हमने क्या कराया था, स्पेशल स्टेट का दर्जा देकर हमने 10वीं अनुसूची में सिक्किम को शामिल कर रखा था। ये सिक्किम शामिल था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हमने 36वां अमेंडमेंट करा और उससे 22वें राज्य का दर्जा दिया, और सिक्किम क्या बन गया, हमारे भारत का 22वां राज्य बन गया। और 10वीं अनुसूची को यहाँ पर हमने क्या कर दिया, खारिज कर दिया, समाप्त कर दिया। 10वीं अनुसूची यहाँ पर समाप्त हो गई, मतलब वापिस हमारी कितनी हो गई, 9 अनुसूचियां रह गई। ठीक है, आगे चलते। और तीसरा संविधान संशोधन, राष्ट्रपति द्वारा आपात, है ना, राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल अनुच्छेद 356 की घोषणा को गैर वाद योग्य बना दिया गया। जैसे राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल मतलब कि कौन सा हुआ, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की बात कर रही है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल किसमें है, 352, है ना, राष्ट्रपति शासन। फिर उसके बाद क्या आ गया, वित्तीय वित्तीय आपात आ जाता है। वित्तीय आपात हो जाता है हमारे किसमें, 360, 360 में वित्तीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन, 352 में क्या हो जाता है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, जो किसी बाहरी आक्रमण के आधार पर और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन जो किस आधार पर लगाया जाता है, यदि राज्य अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं, वहां पर विधानसभा ठीक से नहीं चल रही है, मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उस आधार पर क्या करता है, राज्यपाल संस्तुति देता है। राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति को संस्तुति देता है कि अच्छे से राज्य नहीं चल पा रहा है, इसलिए आप क्या करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा दे। जैसे अभी जम्मू कश्मीर में लगा दिया गया था, और उसके बाद उनको कर दिया गया 370 खत्म करके, 370 हमने धारा खत्म कर दी, है ना, आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया, और हमने क्या बना दिया, हमारा एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। वैसे ही, है ना, तो इसको क्या कर दिया, वाद योग्य, है ना, गैर वाद योग्य बना दिया। तो गैर वाद योग्य का मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसके अंदर कोई दखल नहीं कर पाएगी। राष्ट्रपति राज्यपाल को केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासकों द्वारा जारी आदेशों को गैर वाद योग्य घोषित कर दिया। मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि ये राष्ट्रपति नीचे से राज्यपाल क्या करता है, इसको बोलता है कि राज्य इस आधार पर, वो कुछ आधार देगा जिस आधार पर क्या होगा, राज्य चल नहीं रहा होता, राज्य नहीं चल रहा है, उस आधार पर क्या होगा कि इन्हें क्या कर दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए इस राज्य में। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में कुछ आधार बताए गए, उस आधार पर, तो ये जो आधार है इनको वाद योग्य से हटा दिया गया कि अब इनके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं की जा सकती, एक बार हो गया मतलब हो गया, खत्म। ठीक है, राष्ट्रपति को विभिन्न आधारों पर राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा करने की शक्ति दी गई। राष्ट्रपति किसी भी आधार पर, क्योंकि राष्ट्रपति जनरली किस पे, मंत्री परिषद, है ना, मंत्री परिषद के साथ के कहे पे ही काम करता है। और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हमारा होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो बोलेगा वो मंत्री परिषद में डिस्कशन होगा, और वो किसको बोल देगी, राष्ट्रपति, है ना। तो अल्टीमेटली जो पीएम का कहना था, जो प्रधानमंत्री ने बोल दिया, मतलब क्या हुआ, वो मंत्री परिषद किसको बोल देगी, राष्ट्रपति को, और प्रधानमंत्री का कहा क्या हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है, और ये क्या है, आभासी शक्तियां किसके पास है, राष्ट्रपति के पास होती है। ठीक है, तो इस आधार पर कर दिया। और इस समय इंदिरा सरकार चल रही थी, इंदिरा गांधी सरकार चल रही थी, और इंदिरा गांधी सरकार ने ये कार्य किया था। ठीक है, और चलते हैं 39, 39वां संविधान संशोधन। ठीक है, संशोधन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले की प्रतिक्रिया के संदर्भ में लाया गया था जिसमें न्यायालय ने समाजवादी नेता राजनारायण की याचिका पर तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के लोकसभा निर्वाचन को अवैध करार दिया गया।
यहाँ पर एक बात लाया गया था जिसमें किसी आधार पर क्या कर दिया, इंदिरा गांधी के चुनाव को क्या कर दिया गया है, लोकसभा निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया गया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित विवादों को न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। ठीक है, जितने भी विवाद हो रहे थे किससे संबंधित, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, तो न्यायपालिका के क्षेत्र से इसको क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। यदि ये न्यायपालिका के क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं तो न्यायपालिका इसके ऊपर कोई भी रिव्यू नहीं दे पाएगी। यदि न्यायपालिका इसके ऊपर कोई भी रिव्यू नहीं दे पाएगी तो क्या हो जाएगा, यदि नहीं दे पाएगी तो क्या हो जाएगा, ये मतलब डिक्टेटर बन जाएंगे, है ना, ये सब मतलब अपनी मनमानी चलाएंगे, है ना, तो संविधान का क्या नहीं हो पाएगा, संरक्षण नहीं हो पाएगा। ठीक है, यह तय किया गया, यह तय किया गया है कि इनसे संबंधित विवादों का निर्धारण संसद द्वारा सुनिश्चित किए गए प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। संसद ही प्राधिकार निर्धारित करेगी, उस आधार पर ही इन विवादों का निपटारा किया जाएगा, अन्यथा इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा। ऐसे प्रावधान इसमें कर दिए गए थे। लेकिन आगे जाकर ये सब प्रावधान थोड़े से वो हो जाते हैं, है ना, बहुत सारे संविधान संशोधन होते हैं और मूल ढांचे में इनकी बात कर दी जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जुडिशियल रिव्यू जो आता है, जो हम हमारे अमेरिका से संबंधित है ना, जुडिशियल रिव्यू होता है और उसके आधार पर इसको बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया जाता है कि जांच करने की शक्ति इनकी आधारभूत ढांचा है, तो जांच करने की शक्ति को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को हटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में इतना ही, हम इस लेक्चर में इतना ही मिलेंगे और उसके बाद हम आगे के सेक्शन को शुरू करेंगे जिसमें संविधान संशोधन के 3 भाग बनाए जाएंगे, है ना, ये पहला भाग था, दूसरे भाग को हम जल्दी प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू सो मच।